डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब एनसीईआरटी के बायोलॉजी 12th क्लास के यूनिट 7 के लेसन 5 जिसका नाम है वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत का पहला पार्ट, जो कि मंडलीय वंशागत एवं हेरिडिटी के टर्म से संबंधित है, मैं डॉक्टर रमाशंकर पांडे, प्रवक्ता जीव विज्ञान, एच इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना अमेठी, आपको बताऊंगा। ये जो यूनिट है इसमें बोर्ड एग्जाम्स में करीब 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और नॉलेजेबल तो है ही, ज्ञानपरक भी है। बच्चों, एक बार सोच के देखें कि आखिर क्या कारण है। बातें तो सामान्य हैं, लेकिन अनुभव की बात है कि शिशु हाथी को ही जन्म देता है। गांव में एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। यानी कि गांव का भी आदमी इस बात को जानता है कि अगर पेड़ बबूल का है तो आम नहीं मिलेगा, और आम चाहिए तो हमें आम का पौधा ही लगाना होगा। अर्थात हमारे आज के 8000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व हमारे पूर्वजों को ये बात पता थी। उन्होंने क्या किया कि जंगली जीवों से बहुत सारे ब्रीड करा के उन्होंने पालतू जीवों का विकास किया। उन्हें ये बात पता थी कि इस विभिन्नता और वंशागत के पीछे कुछ लैंगिक जनन जिम्मेदार है। उन्हें अंदाजा था, लेकिन स्पष्ट इसका ज्ञान नहीं था। इसके वैज्ञानिक कारण के बारे में उन्हें मालूम नहीं था, जिसे मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जेनेटिक्स चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है, जानना है, तो जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो ABCD को जानना जरूरी होता है, वैसे ही किसी भी साइंस के अगर हमें चैप्टर को पढ़ना है, टॉपिक को पढ़ना है, तो उसमें यूज होने वाले जो टर्म्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, पहले उनका समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहले आइए हम इसी चीज को समझते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो टर्म है, जो शब्द है, वो है वंशागत या आनुवंशिक लक्षण या विशेषक, जिसको इंग्लिश में वंशागत को हेरेडिटरी कैरेक्टर कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण को जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं, और विशेषक को ट्रेट्स कहते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप इंग्लिश में कैरेक्टर का अर्थ दूसरा होता है, चरित्र होता है, लेकिन यहाँ बायोलॉजी में कैरेक्टर का अर्थ लक्षण होता है। मैं इस शब्द का कई बार इस्तेमाल करूंगा अपने क्लास में। आप जब भी मैं कैरेक्टर शब्द बोलूंगा तो आप उसका अर्थ लक्षण से ही समझेंगे। ये क्या होते हैं? जीवों के वे सब लक्षण, सारे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनको वंशागत या आनुवंशिक लक्षण या विशेषक कहते हैं। अब आप ध्यान दें कि हमारे सारे लक्षण अगली पीढ़ी में नहीं जाते। जो अगली पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, वही लक्षण ही आनुवंशिक लक्षण या विशेषक कहलाते हैं। जैसे कोई पहलवान है, पहलवान अपने बच्चे को अपनी लंबाई तो दे सकता है, आनुवंशिक लक्षण है लंबा होना, लेकिन एक पहलवान की जो मसल्स होती हैं, मजबूत मांसपेशियां होती हैं, वह अपने बच्चे को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वह उपार्जित लक्षण है, उसको वो अर्जित करता है, अभ्यास से अर्जित करता है। तो उपार्जित लक्षण आगे की पीढ़ी में नहीं जाते। जैसे हम ज्ञानार्जन करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे उस ज्ञानार्जन का लाभ तब तक नहीं पाएंगे जब तक कि वो स्वयं ज्ञानार्जन न करे। अगर ऐसा होता तो तैयारी एक पिता करता और IAS उसका बेटा बनता, लेकिन ऐसा प्रकृति में संभव नहीं है। दूसरी बात, आनुवंशिकता या वंशागत, ये शब्द इस यूनिट में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आनुवंशिकता या वंशागत, आनुवंशिकता को इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं, वंशागति को इनहेरिटेंस कहते हैं। ध्यान रहे बच्चों कि यहाँ वंशागत और वंशागति में केवल छोटी ई की मात्रा का अंतर है। इंग्लिश सर्वथा भिन्न है और अर्थ भी बिल्कुल अलग है। तो आनुवंशिकता या वंशागत क्या होता है? आनुवंशिक लक्षणों के
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। ध्यान रहे, यह एक प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिक लक्षण, जो संचित आनुवंशिक लक्षण हैं, वो अगली जनरेशन को ट्रांसफर होते हैं। ये प्रोसेस है। बस एक शब्द आप याद रखिएगा कि इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसको हम प्रोसेस कहते हैं। इस प्रक्रिया के तहत आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। आप कह सकते हो ये तो आनुवंशिक जनन में भी होता है, कौन सी नई बात है, लेकिन नहीं। छोटे जीवों में जो विषम परिस्थितियों में स्पोर्स बनाते हैं उनमें आनुवंशिक जनन नहीं होता है, तो उनमें कैसे ये जाता है? तो यही लक्षण होते हैं, यही प्रक्रिया होती है जिसको हम आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। इसमें जीव आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उन लक्षणों को ले जाते हैं। इसी प्रक्रिया को आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस, ये शब्द इसमें मत भूलिएगा, यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इसके बाद विविधता, वेरिएशंस। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ हुआ हो कि आपको किसी ने कहा कि आप फला के लड़के हैं क्या, मतलब आपका और आपके पिता में समानता है, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा कि आपके पिता का नाम लेके कि आप वही हैं, इतने आप समान भी नहीं हैं, तो भिन्नता भी है। तो आप देखिए भिन्नता क्या है। संतानें अपने जनकों से पूर्णतः समान नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, और एकदम से भिन्न भी नहीं होती, दोनों बातें हैं। पूरे विश्व में मनुष्यों की आबादी 7 अरब से ऊपर है और आइडियल रूप से कोई भी दो मनुष्य एक जैसे 100% नहीं है। क्यों? विभिन्नता। विभिन्नता का लाभ क्या है? विभिन्नता के कारण ही नई जीव जातियों की उत्पत्ति हुई। अब आप सोचें कि आप जरूर सुने होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, जानते हो ना जानते हो वो अलग विषय है, लेकिन आपने सुना होगा कि मनुष्यों का विकास बंदरों से हुआ। तो क्या आपको क्या लगता है कि किसी दिन शाम को बंदर खा पी के आराम से सोया और सुबह उठा तो आदमी हो गया? क्या ऐसा? नो, नेवर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो विभिन्नताएं होती हैं, विविधताएं होती हैं, ये संचित होकर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी लाखों सालों में एक नई जीव जाति बनाती है। तो ऐसा नहीं कि उस समय के सारे बंदर आज के सारे मनुष्य हो गए। बंदर की वे जातियां आज भी कंटिन्यूअस होके हमको आपको यदा कदा दर्शन दे जाती हैं। तो सारे बंदर मनुष्य हो गए ऐसा नहीं है, उनकी कुछ जातियों में किंचित परिवर्तन हुआ, कुछ चेंजेस हुए और वही चेंजेस संचित होते 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 कई पीढ़ियों तक बिल्कुल अलग जीव जाति बना लिए। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोई बात अगर हमें समझनी है तो साइंस में खास तौर से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, हमको तथ्यों को जानना चाहिए। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आएंगे तो तथ्य हम एनसीईआरटी से लेंगे और समझने के लिए हम भले इसके बाहर चले जाएं टर्म्स को, लेकिन सारे फैक्ट्स हमको एनसीईआरटी से ही लेने हैं, क्योंकि इसी से हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आएंगे और नीट के एग्जाम्स में भी आएंगे। अब दूसरी बात करते हैं आनुवंशिकी, यानी कि जेनेटिक्स। ये क्या है? आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विविधता दोनों का अध्ययन होता है। बिल्कुल क्लियर रहे कि आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वंशागति यानी कि वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस, उसको भी और विविधता यानी कि वेरिएशंस दोनों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की उस शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं, यानी कि जेनेटिक्स। इसको हिंदी में दूसरा नाम जननिकी भी कहा जाता है।
जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1905 में विलियम बेटसन साहब ने किया था। यद्यपि हमारे पूर्वजों को वंशागत और उसकी विविधता का तो ज्ञान था, लेकिन वे इसके वैज्ञानिक कारणों से अपरिचित थे। सर्वप्रथम 19वीं सदी के मध्य में ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने उद्यान मटर, ध्यान रहे कि क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है, ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें उद्यान मटर जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइबम है, उन्होंने अपने प्रयोग के लिए इसको चुना और उद्यान मटर पर उन्होंने 7 वर्षों तक प्रयोग किए, 1856 से लेके 1863 तक, और मटर के 7 लक्षणों को चुना। आप 7, मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको याद रहे। 7 वर्षों तक 7 लक्षणों के साथ, और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उन्होंने लगातार हफ्ते के 7 दिन प्रयोग किए, संकरण के प्रयोग किए, हाइब्रिडाइजेशन के प्रयोग किए। और यही नहीं, मेंडल साहब ने ही सबसे पहले जीव विज्ञान में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक का भी प्रयोग किया। उन्हें जो निष्कर्ष मिले, जो सीड्स मिले, वो बड़ी मेहनत का काम था। मेंडल साहब से पहले यह काम किसी ने नहीं किया, और उन्होंने हवा में निष्कर्ष नहीं निकाले, सारे उनके स्टैटिस्टिकल निष्कर्ष थे, मैथमेटिकल निष्कर्ष थे। आज भी किए जाएं तो वे निष्कर्ष उसी तरह प्राप्त होंगे, क्योंकि ये विज्ञान है। इसको कोई भी करे, उस प्रयोग को रिजल्ट वही मिलता है और तभी वह मान्य होता है, वैलिड होता है। मेंडल साहब ने सबसे पहले इस प्रयोग को करके आनुवंशिकता के तरफ एक बहुत ही ठोस नियम दिए, ठोस सिद्धांत दिए, और यही कारण है कि उन्हें सम्मान में फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। उन्होंने क्या किया? मटर के 7 लक्षणों को चुना, कंट्रास्टिंग लक्षणों को चुना। वे लक्षण कौन से हैं? आपको अगर याद रखना है तो बहुत ही आसान तरीका है। आप इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन, हम मटर को बोते हैं और बोने के बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं, आप मेरे साथ चलिए और हम आपको 7 लक्षण बताते हैं कि कैसे आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। मटर को हम सबसे पहले जब बोएंगे तो वो लंबाई में वृद्धि करेगा। अब आप देखें कि सीरियल नंबर में 7 लक्षण हैं, कैरेक्टर्स मीन्स लक्षण, और कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का मतलब एक है प्रबल और दूसरा है अप्रबल। जो पहले लिखा है वे सारे के सारे प्रबल लक्षण हैं, और जो दूसरी ऑब्लिक करके जो दूसरा लिखा है वे अप्रबल लक्षण हैं। आइए देखते हैं कि कैसे ये लक्षण उन्होंने चुने, कौन कौन से लक्षण उन्होंने चुने। तो सबसे पहले जब हम मटर को बोते हैं तो वो लंबाई में बढ़ता है। तो पहला लक्षण उन्होंने लिया स्टेम हाइट, यानी कि पौधे की लंबाई। अब लंबाई में 2 लक्षण हो गए, या तो पौधा लंबा होगा यानी कि टाल, या तो बौना होगा, ड्वार्फ। इसके बाद जब पौधा लंबाई में थोड़ा बढ़ेगा तो उसमें फूल आएंगे। तो फूल से संबंधित 2 लक्षण हैं, फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन। फ्लावर का कलर, अब देखिए फूल, उसके बाद फूल आया, फूल में 2 लक्षण, फ्लावर का कलर क्या है और फ्लावर का पोजीशन क्या है। तो कलर में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है यानी कि प्रभावी लक्षण है वो है वायलेट यानी कि बैगनी, और जो अप्रभावी पुष्प का लक्षण है वह है व्हाइट। इसी के साथ फ्लावर की पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, अक्षीय और अग्रस्त। अक्ष क्या होता है? कोई भी जो शाखा होती है जहां पर उसके पत्तियां निकली होती, तो शाखा और पत्ती के बीच का जो जगह होता है उसी को अक्ष बोलते हैं। वहां पर जो कलिका या फूल होगी उसी को एक्सियल बोलते हैं, एक्साइल भी बोलते हैं इसको। तो ये हो गया कक्षीय और ये हो गया अग्रस्त।
गांव में एक मटर का प्रकार होता है जिसको झुपहिया मटर बोलते हैं, उसके सारे जो मटर के पार्ट्स होते हैं वो ऊपर ही लगे रहते हैं, तो वो टर्मिनल कैरेक्टर है जो कि अप्रभावी लक्षण है। इसके बाद जब पुष्प के बाद फली का विकास होता है तो फली में 2 लक्षण चुने गए, फली से भी 2 लक्षण चुने गए। क्या? पॉड, मटर की फली को पॉड बोलते हैं, इसका शेप यानी कि आकार और पॉड का कलर। ध्यान रहे कि पूरे सातों में 3 बार कलर आता है, फ्लावर का कलर, पॉड का कलर और सीड का कलर। ये आपको याद करने में आसानी होगी। तो इसके बाद फ्लावर के बाद किसका विकास हुआ? पॉड का, फली का, जिसको गांव में छीमी बोलते हैं, मटर की छीमी, वो एक्चुअली पॉड उसको कहते हैं। तो इसका शेप 2 तरह का होता है, इन्फ्लेटेड यानी कि फूली हुई, और कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि पिचकी हुई। तो पिचकी हुई जो होती है उसमें दाने आप बाहर से ही गिन सकते हैं कि इस मटर की फली में कितने दाने हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड होती हैं। लेकिन जो इन्फ्लेटेड होती हैं, फूली हुई, तो उसमें हम दानों को ऊपर से नहीं गिन सकते। पॉड कलर, ज़्यादातर हम लोग जो मटर की फली है उसको हरे रंग का ही देखते हैं, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। लेकिन ग्रीन के साथ कुछ मटर की फलियां येलो कलर की भी होती हैं। येलो एक अप्रभावी लक्षण है, ग्रीन पॉड एक प्रभावी लक्षण है। अब पॉड यानी कि फली को जब हम खोलेंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा? सीड मिलेगा। तो सीड से 2 कैरेक्टर लिया उन्होंने। सीड से कितने कैरेक्टर लिए? 2 लक्षण लिए, सीड का शेप और सीड का कलर। सीड का शेप मटर राउंड कलर की यानी कि गोल, सॉरी राउंड शेप, गोल, और रिंकल यानी कि झुर्रीदार। तो जो मटर का शेप हो गया ये 2 तरह का हो सकता है, या तो गोल या तो झुर्रीदार, या तो राउंड या तो रिंकल्ड। अब मटर का अगर छिलका हटाते हैं तो उसके अंदर हमें उसका कॉटिल्डन मिलता है, यानी कि उसका कलर क्या होगा? तो सीड कलर यानी कि येलो होगा या ग्रीन होगा। कैसा होगा? येलो होगा या ग्रीन होगा। तो येलो इसका डोमिनेंट कैरेक्टर है और ग्रीन इसका अप्रभावी यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर है। इसके बाद उन्होंने एक गुण संकरण यानी कि एक जीन का ध्यान रखते हुए, जिसको उन्होंने बाद में कारक कहा था, आज हम उसको जीन कहते हैं, एक गुण को ध्यान में रख के उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण कराया। तो जैसे कि सबसे पहले ही लक्षण को हम लेते हैं। हालांकि ये जो 7 लक्षण हैं, 7 लक्षणों पर उन्होंने ये प्रयोग किए थे, लेकिन हम यहाँ समझने के लिए समय अभाव के कारण केवल एक लक्षण से इस बात को समझते हैं, वो है स्टेम हाइट यानी कि पौधे की लंबाई को लेते हैं। तो पौधे की लंबाई में हम 2 प्लांट लेते हैं, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा, एक डॉर्फ लेते हैं। यहाँ पर व्हाइट कलर से हमने डॉर्फ को दिखाया है और थोड़ा सा रेड कलर में हमने लॉन्ग को दिखाया है। तो एक लंबे पौधे में और एक बौने पौधे में क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। मटर में प्राकृतिक रूप से सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन अभी क्वेश्चन आया था पिछले बोर्ड एग्जाम में, इमैस्कुलेशन जिसको बोलते हैं। इमैस्कुलेशन का अर्थ हुआ कि उससे जो पुंकेसर होते हैं उनको हटा दिया जाता है, इसको इमैस्कुलेशन कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में अभी आया था विगत में। तो इसमें क्या करते हैं कि इसका पुंकेसर हटा देते हैं, तो इससे नर पुंकेसर से परागकण इस पर डाल देते हैं। तो देखते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें सब के सब 100% लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब ऐसा नहीं है कि आपको याद रखने के लिए दिमाग पे बड़ा जोर लगाना पड़े कि इसका पुंकेसर हटाया और इससे इसका परागकण ले आए। ना ना ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, रेसिप्रोकल, ठीक उल्टा, इसका भी पुंकेसर हटा के इसका परागकण इस पर ले आए तो भी रिजल्ट वही मिला। प्रथम पीढ़ी को यहाँ पर फीलियल बोला जाता है, उसी शब्द से एफ लिया गया। 1 का मतलब प्रथम पीढ़ी, F2 का मतलब द्वितीय पीढ़ी उसे होता है। तो प्रथम पीढ़ी में सब के सब लंबे पौधे प्राप्त हुए 100%, लेकिन ये सारे संकर लंबे थे। क्यों?
क्योंकि इन सब के साथ एक डोमिनेंट जीन था और दूसरा रिसेसिव जीन था। तो सभी के सभी हमें 100% डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा, लेकिन ये सब संकर थे, हाइब्रिड थे, श्योर नहीं थे। तो पता कैसे चला? पता चला इसके अगली पीढ़ी में, यानी कि F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में क्या हुआ? F2 जनरेशन में जब F1 से प्राप्त सीड में, ध्यान रहे, स्वपरागण कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। अभी तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हुआ था, लेकिन अब अगली पीढ़ी में F1 पीढ़ी में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, स्वपरागण कराया गया। तो उससे प्राप्त पौधों का जब एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि उसमें दो तरह की बातें आई। फिनोटाइप 3:1, यानी कि 3 लंबे और 1 बौना प्राप्त हुआ, जबकि इसका जो जीनोटाइप था वो 1:2:1, यानी कि एक शुद्ध लंबा कैपिटल T, 2 संकर लंबे कैपिटल T स्मॉल t और 1 बौना प्राप्त हुआ। बौने हमेशा शुद्ध होते हैं। कहने का मतलब जो भी रिसेसिव कैरेक्टर वाले लक्षण वाले होते हैं वे हमेशा शुद्ध होते ही हैं, क्योंकि अगर उनके साथ जरा भी कोई हाइब्रिड हुआ, कोई भी आया, मिक्स हुआ डोमिनेंट कैरेक्टर का, तो चाहे हाइब्रिड हो चाहे वो प्योर हो, वो अपना लक्षण दिखाएगा और उसको दबा देगा। तो ये एकदम दिमाग में रखिए कि इसमें 3 बातें आती हैं: होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस हाइब्रिड, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। तो होमोजाइगस डोमिनेंट जैसे कि ये है, ये प्राप्त हुआ, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है कैपिटल T, लेकिन ये होमोजाइगस रिसेसिव है स्मॉल t। लेकिन दूसरी कंडीशन यहां पर मिली, कैपिटल T और स्मॉल t ये हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है। होमो का अर्थ होता है समान, हेट्रो का अर्थ होता है असमान, यानी कि विषम। तो कैपिटल T के साथ यहां पर स्मॉल t है। तो अगली पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में, हम फिनोटाइप यानी दिखाई देने वाले लक्षण के आधार पर 3 लंबे और 1 बौने पौधे प्राप्त होते हैं, लेकिन इनका जो रेशियो मिला जीनोटाइप के आधार पर 1 शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और 1 बौना पौधा प्राप्त हुआ। हाँ, अब देखिए खास बात यह है कि रिसेसिव कैरेक्टर यानी कि अप्रभावी लक्षण को व्यक्त करने में कहीं कोई समस्या नहीं है, उसके जीनोटाइप में भी कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो प्रभावी लक्षण के जीन्स होते हैं, कारक होते हैं, उनमें 2 बातें संभव हैं। वे शुद्ध प्रभावी लक्षण के साथ है या संकर प्रभावी के साथ है, इस बात को देखना है। और अगर इस बात को हमें पता करना है, जैसे देखें ये शुद्ध लंबा है, तो अगर इसमें हम स्वपरागण कराएंगे तो चाहे जितनी बार कराएंगे हमको लंबा ही मिलेगा, इसलिए शुद्ध लंबा है। ये बौना है, इसमें शुद्ध हमेशा, जैसे मैंने बताया कि बौना शुद्ध ही होता है, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें जब स्वपरागण कराएंगे तो हमेशा बौने ही मिलेंगे। लेकिन अगली पीढ़ी में अगर ये हमको मिल रहे हैं तो यहाँ पर ये संकर लंबे हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि लंबाई में 2 बातें हो गई, शुद्ध लंबा, संकर लंबा। तो अब इसका पता कैसे चले कि ये शुद्ध लंबा है या संकर लंबा है? तो इसी के लिए मेंडल ने तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया कि जो प्रभावी लक्षण वाले पौधे हैं उनका क्रॉस, बैक क्रॉस कराया, उनको टेस्ट करने के लिए कि ये संकर लंबा था या शुद्ध लंबा था या शुद्ध प्रभावी है या संकर प्रभावी लक्षण के साथ है। इसका पता लगाने के लिए उन्होंने बैक यानी कि पेरेंट से क्रॉस, पेरेंट के रिसेसिव से क्रॉस कराया, क्योंकि इसमें तो कंफ्यूजन है, लेकिन इस रिसेसिव कैरेक्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। डोमिनेंट में कंफ्यूजन है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर को के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जब रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया जाता है
तो इसी को बैक क्रॉस कहते हैं, पीछे। या हम एक टेस्ट करते हैं कि ये डोमिनेंट प्योर है कि हाइब्रिड है, तो इसको टेस्ट करते हैं, इसलिए इसको टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। तो बस ध्यान रखिएगा कि ये कैरेक्टर हम यहाँ पर दूसरा लक्षण लिए हैं जो कि एनसीईआरटी में जिसका उल्लेख किया गया है, ये है फ्लावर का कलर। फ्लावर के कलर में डोमिनेंट है वायलेट और रिसेसिव है व्हाइट। यहाँ पर हमको एक फ्लावर मिलता है जो कि वायलेट कलर का है। अभी हमको पता नहीं है कि ये शुद्ध वायलेट है या हाइब्रिड वायलेट है, तो हम कैसे पता करें? तो हम इसको पता करेंगे, ये हमको पता है कि जो व्हाइट फ्लावर है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, अप्रभावी कैरेक्टर है, तो ऐसे पौधों से इसका क्रॉस कराएंगे जिसके पुष्प व्हाइट है। तो अब व्हाइट में कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू लेते हैं, यहाँ भी स्मॉल डब्ल्यू लेते हैं, होमोजाइगस गैमीट डेवलप करता है। लेकिन इसमें दो बातें हो सकती हैं। अगर यह प्रभावी जीन्स का वायलेट है तो इसके दोनों गैमीट जो बनेंगे, सारे गैमीट, दोनों ही क्या, सारे गैमीट जो बनेंगे उसमें कैपिटल डब्ल्यू है। तो अगर हम इसमें पुनेट क्रॉस बनाते हैं, एक ब्रितानी साइंटिस्ट थे जिनका नाम ही पुनेट था, और ये जो जितने भी क्रॉस बने हैं उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा पुनेट क्रॉस। तो पुनेट क्रॉस में अगर हम देखते हैं तो स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू, इन सबको जब हम क्रॉस करते हैं तो हमको 100% वायलेट मिलता है, तब जब ये वायलेट फ्लावर प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर वाला है। तो सारे के सारे जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो 100% वायलेट मिलता है। लेकिन अगर यह हेट्रोजाइगस है, अगर यह संकर बैगनी है, तो क्या होगा? शुद्ध बैगनी में तो सारे जितने प्रोजेनी मिले वो सारे के सारे बैगनी मिले, लेकिन अगर ये संकर बैगनी है तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। इसके गैमीट्स दो प्रकार के होंगे, प्रभावी जीन का भी डब्ल्यू होगा और अप्रभावी जीन का स्मॉल डब्ल्यू होगा, और इसका स्मॉल डब्ल्यू ही होगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है जो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो हम देख रहे हैं कि 50% वायलेट है, क्योंकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर का है वो रिसेसिव को दबा देता है। तो इस तरह से 50% वायलेट मिला, लेकिन बाकी 50% व्हाइट फ्लावर के पौधे प्राप्त हुए। तो इससे यह निष्कर्ष निकल आया कि ये जो वायलेट कलर का फ्लावर है ये हेट्रोजाइगस है। अगर हेट्रोजाइगस है तो 50% वायलेट 50% व्हाइट, और अगर होमोजाइगस है तो 100% वायलेट प्राप्त होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है, बड़ी सिंपल सी बात है। ये अननोन है, ये जो वायलेट कलर का फ्लावर है इसको मैं नहीं जानता कि ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। हम इसको पता करेंगे किसके द्वारा? बैक क्रॉस के द्वारा। बैक क्रॉस किसके द्वारा? रिसेसिव कैरेक्टर के द्वारा। रिसेसिव कैरेक्टर कैसा? व्हाइट फ्लावर का। इससे हम टेस्ट करेंगे, इसीलिए इसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो जब टेस्ट किया और 100% हमको डोमिनेंट कैरेक्टर का पीढ़ी मिली, अगली पीढ़ी, तो ये हो गया कि होमोजाइगस है, प्रभावी है। लेकिन अगर अगली पीढ़ी में हमको 50% वायलेट और 50% व्हाइट मिले तो इसका साफ अर्थ निकलता है कि ये जो बैगनी है ये संकर बैगनी है, शुद्ध बैगनी नहीं है। यहाँ से निकलता है। इन दोनों प्रयोगों से, ये दोनों प्रयोग आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी, इन दोनों पीढ़ियों से मेंडल साहब ने दो नियम बताए। इससे जो निष्कर्ष निकले, इससे दो नियम बनते हैं। दोनों नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। मेंडल साहब उस जमाने में थे जहाँ पे माइक्रोस्कोप का इतना विकास नहीं हुआ था कि कोशिका को भी देख सके लोग। जीन्स की बात, गुणसूत्र की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन उन्होंने बताया, उस समय की बात है, उन्होंने जो सबसे पहला निष्कर्ष निकाला इस प्रयोग से वो ये कि लक्षणों का निर्धारण कारक, जिनको आज हम जीन्स कहते हैं, उन्होंने इसी का नाम दिया क्या? कारक, फैक्टर नामक विभक्त डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होता है।
जो शरीर की कोशिकाओं में जीन्स होते हैं उनको उन्होंने कारक नाम दिया, उस समय कारक नाम दिया, ध्यान रहे, फैक्टर नाम दिया। दूसरी बात कही, कारक जोड़े में होते हैं, इंपॉर्टेंट बात। आज हम जानते हैं गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, अर्थात जीन्स जोड़े में होते हैं। ये मेंडल साहब ने तभी बता दिया कि कारक जोड़े में होते हैं, एक प्रभावी लक्षण रखता है, दूसरा अप्रभावी लक्षण रखता है। इस तरह से जोड़े में होते, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रखते हैं। तीसरा, यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य असमान हो, अर्थात एक प्रभावी लक्षण वाला हो, दूसरा अप्रभावी लक्षण वाला हो, तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है, अर्थात एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी कारक होता है। आज हम जानते हैं कि जीन्स के दो कैटेगरी है, एक डोमिनेंट जीन्स, एक रिसेसिव जीन्स। एक जीन्स जिसके कारण प्रभावी लक्षण व्यक्त होता है, एक जीन्स जिसके कारण अप्रभावी लक्षण व्यक्त होता है। ये मेंडल साहब ने तभी बता दिया था, कारक बताया था उन्होंने। तो पहला जो नियम उससे निकल के आता है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष जो उन्होंने निकाला, उससे जो नियम बना वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि विसंयोजन का नियम। मेंडल साहब ने बताया कि जो ये कारक हैं दोनों, ये बिल्कुल से मिक्सअप नहीं होते, ब्लेंडिंग नहीं होती इनमें, बल्कि क्या होता है कि युग्म विकल्पी एलील्स, ध्यान रहे एलील शब्द का प्रयोग हुआ है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा और विकल्पी का मतलब देयर आर टू ऑप्शंस, कैपिटल टी और स्मॉल टी। प्रभावी कारक या अप्रभावी, दोनों विकल्प हमारे पास मौजूद हैं, प्रभावी भी ले सकते हैं, अप्रभावी भी ले सकते हैं। तो युग्म विकल्पी, जिसको इंग्लिश में एलील शब्द कहा गया और इसके एक्सप्रेशन को एलिलोमार्फ कहा जाता है, इसके एक्सप्रेशन को आपस में घुल मिल नहीं पाते, इनमें ब्लेंडिंग नहीं होती कि मिक्स हो गए। जैसे पहली पीढ़ी में यहाँ पर ये सभी लंबे थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो रिसेसिव कैरेक्टर का कारक है वो गायब हो गया, ना ना ना, वो भी उसी के साथ ही अपनी पूरी क्षमता से है, लेकिन बड़े भाई के डर से छुप गया है। मौका आएगा अगली पीढ़ी में अपनी ताकत वो भी दिखाएगा, यानी कि उसके लक्षण अगली पीढ़ी में दिखाई देंगे, लेकिन आपस में घुल मिल नहीं पाते। और F2 पीढ़ी में यहाँ पर दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति होती है, यानी कि प्रभावी लक्षण तो दिखता ही दिखता है, लेकिन अप्रभावी लक्षण भी दिखाई देता है। उम्मीद है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्ञान का विस्तार एक बड़ी देश सेवा है, सहयोग करें। धन्यवाद।